नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए एक और रोमांचक और अपना सर खुजा लेने वाले सीन से भरपूर फिल्म लेकर आ गए हैं। दरअसल इस मूवी में ये दिखाया गया है कि क्या होता है जब वैज्ञानिक ही मानव संपर्क का एकमात्र विकल्प बनकर रह जाता है। यहाँ आपको अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलेंगी, तो अपना दिल थाम के बैठ जाइए और तैयार हो जाइए फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए। फिल्म वार्निंग की शुरुआत में एक व्यक्ति डेविड अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को ठीक कर रहा होता है कि अचानक उसका यान बिगड़ने लगता है और उसमें से कुछ स्पार्क निकलने लगता है। उस अंतरिक्ष यान में से सिर्फ एक ही आवाज आ रही होती है, जो कि थी वार्निंग। देखते ही देखते वो फट जाता है और डेविड स्पेस में उड़ जाता है और उसका पृथ्वी पर मौजूद कमांड सेंटर से संपर्क भी टूट जाता है। वहीं सीन कट हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हम एक लड़की ओलिविया को अपने लिए एक रोबोट खरीदते हुए देखते हैं। ऐसा करने में ब्रायन उसकी मदद करता है। ब्रायन एक रोबोट सेंटर चलाता है जहां वो खूब सारे सेकंड हैंड रोबोट्स रखता है, जिनको उनके पहले कस्टमर्स ने वापस कर दिया था। ओलिविया एक ऐसा रोबोट ढूंढ रही थी जिसको ढंग से वाइन सर्व करनी आती हो। ब्रायन उसे दो रोबोट दिखाता है, जिसमें से एक का नाम होता है चार्ली। ओलिविया चार्ली के साथ बात करने को राजी होती है। चार्ली का इंटरव्यू लेते वक्त ओलिविया उससे कुछ सवाल करती है, जिसका चार्ली ढंग से जवाब ना देकर खुद की बड़ाई एवं चुटकुले करने लगता है। इसकी वजह से ओलिविया को चार्ली पसंद नहीं आता और वो उसे रिजेक्ट कर देती है और वहां से चली जाती है। तब ब्रायन भी निराश होकर चार्ली को आराम करने को बोलता है और खुद काम करने लग जाता है। ब्रायन अपने एक्स कस्टमर से दरखास्त करता है कि वो उन रोबोट्स को दोबारा खरीद ले, लेकिन एक के बाद एक उसके हाथ निराशा ही लगती है। वो दुखी होकर उम्मीद ही छोड़ देता है और अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। तब उसके पास रखे एक कंप्यूटर में सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि चार्ली अपने जैसे एक रोबोट के साथ सालसा डांस कर रहा होता है। ब्रायन के चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ नजर आती है। वो उठता है और चार्ली को एक अलग कमरे में लेकर रख देता है, जहां एक मशीन रखी होती है। ब्रायन उससे कहता है कि तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होने जा रहा है। चार्ली उससे पूछता है कि पिछले हफ्ते ही तो तुमने ये किया था, फिर अब दोबारा क्यों? ब्रायन उसको कहता है कि छुट्टियों से पहले सबका हो रहा है, इसलिए तुम्हारा भी होगा। लेकिन उसकी शक्ल पर साफ साफ दिख रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। वो चार्ली को उस मशीन पर लेटा देता है और मशीन ऑन कर देता है। धीरे धीरे वो मशीन नीचे आती है और चार्ली के टुकड़े टुकड़े कर देती है। चार्ली के पुर्जे तितर बितर हो जाते हैं। वहीं सीन चेंज हो जाता है। अगले सीन में अगली कहानी शुरू हो जाती है, जहां एक लड़की क्लेयर अपने घर में आराम से सो रही होती है। तभी उसका अलार्म बजता है, जो कि एक बात करने वाला उपकरण बजाता है। क्लेयर उसे गॉड कहकर पुकारती है और उसी से बातें करती है। क्लेयर का पर्सनल गॉड उसको सही रास्ते पर चलने की सलाह देता है और ये ध्यान रखता है कि क्लेयर कभी भी कोई पाप ना करे। क्लियर अब काम पर जा रही होती है और उससे गलती से पीछे खड़ी गाड़ी ठुक जाती है। तब उसकी गाड़ी में रखा गॉड उससे कहता है कि क्लियर, मैंने सुना तुमने एक गाड़ी को ठोकर मारी। क्लियर उससे झूठ बोलते हुए कहती है कि नहीं, मैंने नहीं किया। तब गॉड उससे कहता है कि तुमने झूठ बोला है और इसी के साथ तुम्हारे 9 पाप हो गए हैं। यदि तुमने अब से एक और पाप किया तो तुम्हें $25.99 भरने पड़ेंगे। बेचारी क्लेयर परेशान हो जाती है, लेकिन काम करने आगे बढ़ती है। रात हो जाती है और क्लेयर अपने कमरे में एक किताब को पढ़ रही होती है और थोड़ी देर बाद सो भी जाती है। तब गॉड उससे बोलते हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर में एक नया अपडेट आया है। यदि आप चाहती हैं कि अपडेट शुरू किया जाए तो यस बोलिए। क्लेयर यस बोलकर सो जाती है। अगली सुबह जब क्लेयर उठती है तो 11 बज रहे होते हैं। क्लेयर चौंक जाती है, क्योंकि गॉड कभी भी क्लेयर को इतनी देर सोने देता ही नहीं है। क्लेयर हमेशा समय पर उठती है, क्योंकि गॉड अलार्म बजाकर उसे जल्दी उठा देता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था। आज क्लेयर लेट उठी। वो गॉड को आवाज लगाती है, लेकिन उस उपकरण में से कोई आवाज नहीं आती है। वो बार बार कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो उस उपकरण के सामने फक जैसी गाली भी देती है। तब भी उसमें से कोई आवाज नहीं आती। वो परेशान होकर हेल्पलाइन पर कॉल करती है, तो उसे सलाह मिलती है कि सर्विस सेंटर पर जाके जांच करा लो। वो ऐसा ही करती है। तब वहां मौजूद मैनेजर उससे बोलता है कि गॉड 2.0 को आजमा कर देखिए। वो नया है और उसकी तकनीकी क्षमता भी पहले वाले से ज्यादा अच्छी है। तब क्लेयर नए गॉड को लेने का फैसला करती है और उसके घर 2 दिन बाद डिलीवर हो जाएगा।
वो घर जाती है और देखिए जरा कि क्लेयर पर उस उपकरण का कितना प्रभाव पड़ा था कि वो असली भगवान को प्रार्थना नहीं कर रही होती है क्योंकि उससे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो उपकरण वाला गॉड क्लेयर से बात करता था और उसे जवाब देता था, इसलिए क्लेयर उसी से बात करती थी। बाप रे! ऐसा यदि सचमुच भविष्य में होगा तो क्या होगा इस दुनिया का। खैर, क्लेयर के घर पर गॉड 2.0 आ जाता है, लेकिन खुश होने के बजाय वो दुखी होती है क्योंकि गॉड 2.0 सुनने और बोलने के साथ साथ सब कुछ देख भी सकता है, जिसकी वजह से क्लेयर का दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए क्लेयर तंग आकर उसे अपनी बालकनी से फेंक देती है। सीन चेंज हो जाता है। अब मूवी में हमें तीसरी कहानी दिखाई जाती है जहां एक कपल एना और बेन कुछ निजी वक्त गुजार रहे होते हैं। इस कहानी को देखते हुए मूवी में पॉज, प्ले, रिवाइंड तथा फॉरवर्ड शब्दों को स्क्रीन पर दिखाया गया है। इससे ऐसा लगता है कि कोई इंसान एक वीडियो चला रहा है और वो सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। दरअसल ये सब बेन ही कर रहा होता है। वो एना के साथ बिताए हर लम्हे को विज्ञान की मदद से दोबारा जी रहा होता है, लेकिन उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि ऐसा करते करते वो एना को डरा रहा था। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार वे दोनों सेक्स कर रहे होते हैं, तभी अचानक एना को एक इंसान की परछाई दिखती है। वो बेहद डर जाती है। एक बार और ऐसा ही हुआ था, लेकिन जैसे ही एना को पता चलता है कि ये सब और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड बेन कर रहा था, तब वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि जिस परछाई से वो काफी दिनों से डर रही थी वो उसका बॉयफ्रेंड ही था। बेन उसे समझाता है कि वो उसे कभी भी डराना नहीं चाहता था, लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती और उन दोनों के बीच फासले बढ़ते चले जाते हैं। बेन एना के घर भी आता है उसे मनाने के लिए, लेकिन एना नहीं मानती। एक बार बेन की इस हरकत से तंग आकर वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक भी दे देती है और ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि इन कहानियों के बीच हमें डेविड स्पेस में अपनी तकनीकी असिस्टेंट्स ईवा से बात करता नजर आता है, जहां वो उससे कभी ये बोलता है कि धरती पर संपर्क करने की कोशिश करो, तो कभी बोलता है कि मेरा एक मैसेज रिकॉर्ड करो जिसमें वो अपने परिवार के लिए संदेश छोड़ता हुआ दिखता है। हम चलते हैं अपनी मूवी की चौथी कहानी पर, जहां एक और कपल हमें दिखता है। लायम और नीना गाड़ी में बैठे होते हैं और नीना लायम से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ मुझे अपनाएगी। उस वक्त लायम हाँ तो कर देती है, लेकिन उसके चेहरे पर पहले से ही हताशा दिख रही होती है। लेकिन फिर भी वो नीना को अपने घर लेकर जाता है, जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटिक होने के साथ साथ बहुत सुंदर भी था। नीना अब लायम के परिवार के साथ डिनर कर रही होती है। तब लायम की माँ को पता चलता है कि नीना एक इंसान है। तब वो अपने बेटे लायम को समझाती है कि नीना तो कुछ साल में बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी, फिर तुम क्या करोगे। दरअसल बात यह थी कि लायम और उसका पूरा परिवार एक रोबोट था, लेकिन लायम को एक इंसान से प्यार हो जाता है। लायम अपनी माशूका नीना के प्यार में इतना खो चुका था कि वो एक ऐसा निर्णय अपने परिवार को सुनाता है जिससे सब हैरान हो जाते हैं। और वो निर्णय ये था कि लायम अपनी रोबोटिक शक्तियां को ऑफ करके इंसानी जिंदगी जिएगा, नीना के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा और उसके साथ इंसानों की तरह बूढ़ा होकर मर भी जाएगा। तब डोरा बेहद नाराज हो जाती है और लायम पर चिल्ला पड़ती है। तब नीना वहां से उठकर बाहर स्मोक करने चल जाती है। थोड़ी देर बाद लायम के घर की बत्ती चली जाती है। नीना अब अंदर जाकर देखती है तो उसे दिखता है कि डोरा लायम के सर पर इलेक्ट्रिक शॉक दे रही होती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और लायम तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन लायम खुद ही उसके सामने आ जाता है। तब वो लायम से कहती है कि शुक्र है तुम ठीक हो। तब लायम उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उससे कहता है कि हेलो, मेरा नाम लियम है। वहीं सीन कट हो जाता है। दरअसल हुआ ये था कि डोरा ने लायम की याददाश्तें मिटा दी थी, इसलिए वो अब नीना से प्यार तो क्या, नीना को पहचान तक नहीं पा रहा था। फिल्म में आगे बढ़ते हुए हमें आखिरी कहानी दिखती है। एक लड़की मागदा अपनी बूढ़ी माँ को घर पर छोड़कर पैसे कमाने एक होटल जाती है, लेकिन उसका पैसे कमाने का तरीका कुछ और ही था। दरअसल मागदा एक प्रोस्टिट्यूट थी। वो होटल जाती है और उसे बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका खुद का सगा बाप ही था। मागदा वहां जाती है और वहां एक नर्स मौजूद होती है जो मागदा को एक बिस्तर पर कपड़े उतारकर लेटने को कहती है। मागदा ऐसा ही करती है। अब वो नर्स दूसरे बिस्तर पर लेटे मागदा के पापा को मागदा से एक काली पाइप के जरिए जोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद मागदा को होश आता है और मागदा बहुत खुश दिखती है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने कोई नशा कर लिया हो।
उसकी बातचीत उस होटल के रिसेप्शन पे काम कर रहे एक शख्स से शुरू हो जाती है, जो उसे एक पार्टी में ले जाता है। उस पार्टी में भले ही मागदा शामिल हो रही होती है, लेकिन उसका वहाँ खास मन नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ की बत्तियां बुझ जाती है और रिसेप्शनिस्ट अपनी दो सहेलियों के साथ मागदा के कमरे में आ जाता है। वहाँ जमकर नशा और दारू चलती है, जिसकी वजह से मागदा अपने पूरे होश में नहीं रहती। इसी बात का फायदा वो रिसेप्शनिस्ट उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मागदा उसे लात मार देती है। तभी वो गुस्से में आकर मागदा को खूब मार देता है और अपना आपा खोने की वजह से मागदा की हत्या भी कर देता है। मूवी में आगे बढ़ते हुए ये दिखाया गया है कि पृथ्वी पर एक बहुत विशाल और अत्यंत भयानक आपदा आ गई है। धरती पर मीटियोर्स गिरने की वजह से पूरी पृथ्वी जल जाती है और तभी सीन चेंज हो जाता है। और अब हम फिर से डेविड को देखते हैं। डेविड ईवा से बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं धरती का आखिरी इंसान हूँ जो जिंदा बचा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, भगवान की आवाज, गॉड की आवाज। और इस बार कोई उपकरण नहीं बोल रहा था। असली गॉड उससे कहते हैं कि मैं काफी समय से बिजी चल रहा था, इसलिए अब बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तब डेविड के मुंह से सिर्फ एक वाक्य निकलता है, आर यू किडिंग मी। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वाह क्या एंडिंग थी इस मूवी की। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लौटेंगे फिर एक मज़ेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।